So we have discussed about the cooperatives in India, उनकी working, फाइनेंसिंग क्या होती है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड आई हैव आल्सो गिवन यू अ वेरी डिटेल्ड बैकग्राउंड ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप इन इंडिया। सो अब हम लोग अपने डिस्कशन को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो अभी रिसेंट ईयर्स में जो भी जो रूरल एरियाज में मेनली जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, तो उनके लिए लोन का सबसे बड़ा एक मीडियम बन जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू। तो इस आइडिया को मेनली क्या है, जो भी रूरल पुअर हैं, जो गांव में गरीब लोग रहते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना, मेनली जो विमेन्स होती हैं, बिकॉज विमेन जो होती है एक मार्जिनलाइज्ड और एक एक अलग ही उसमें लेवल पे उन लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस होता है। और जो भी स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, पूल करते हैं अपने पैसे को, जो भी उनके पास सेविंग्स होती है, ताकि जब भी किसी मेंबर्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को ज़रूरत पड़े तो वहाँ से उसको मनी प्रोवाइड कर दी जाए। तो इसमें टिपिकली 15 से 20 मेंबर्स होते हैं जो एक ही नेबरहुड से बिलोंग करते हैं, और वो लोग अक्सर मतलब रेगुलरली मिलते हैं और अपनी जो भी सेविंग्स होते हैं उसको एक्यूमुलेट करते हैं। तो सेविंग्स जो होती है पर मेंबर वो वेरी करती है फ्रॉम ₹25 टू ₹100, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। फिर मेंबर्स जो होते हैं वो स्मॉल लोन्स लेते हैं अपने ग्रुप से, ताकि वो अपने, अब देखिए पैसा वो लोग इकट्ठा ही इसलिए करते हैं ताकि जब भी उन लोगों को ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ से पैसे को रेज कर सके, क्योंकि कोई इंटरेस्ट रेट वगैरह तो देना नहीं है, तो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग दे पीपल कैन रेज द लोन फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो अब ये जो ग्रुप है ये चार्ज करता है इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स, बट इंटरेस्ट तो चार्ज होता है लेकिन वो इतना माइन्यूट होता है कि मतलब जो बैंक्स वगैरह का इंटरेस्ट होता है उससे बहुत ही लेस होता है, ठीक है। या मनी लेंडर्स चार्ज करते हैं, वो तो बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है। तो करीब 1 या 2 साल बाद फिर ये जो ग्रुप होता है ये रेगुलर अगर अपनी सेविंग्स को रखता है तो ये एलिजिबल हो जाता है टू अवेल द लोन फ्रॉम द बैंक। तो अगर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है 1 या 2 साल से ज़्यादा चल जाता है, कंटिन्यू रहता है अपने फंक्शंस को, तो फिर ये बैंक से भी अपने लिए लोन को अवेल कर सकता है। तो लोन जो होता है वो सैंक्शन किया जाता है इन द नेम ऑफ द ग्रुप। तो जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम है उसके नाम पर लोन्स को सैंक्शन कर दिया जाता है, परमिट कर दिया जाता है। और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो होती है मेंबर्स के लिए उसको क्रिएट करता है, क्योंकि लोन्स का पैसा जो आप लेते हैं आप उससे अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं छोटे लेवल पे, स्मॉल स्केल पर। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं बोरोवर्स की, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, तो क्योंकि कोलेट्रल तो नहीं है उनके पास इतना। अगर कोलेट्रल होता तो वो लोग जो फॉर्मल सोर्स है बैंक्स का उसको अप्रोच करते, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ कोलेट्रल तो दे पीपल अप्रोच द सेल्फ हेल्प ग्रुप, सो वहां से बोरो करते हैं और टाइमली उन लोगों को लोन मिल जाता है जब भी उनको जरूरत पड़ती है उनकी नीड के टाइम पे। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है फॉर द ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पीपल। तो जो रूरल पीपल होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा उनके लिए एक बहुत अच्छा एक वे होता है लोन को लेने का। फिर इसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। देखिए ये एक बहुत ही बड़ा पायनियर है, एक बहुत बड़ा गाइडिंग ब्लॉक है किसके लिए, फॉर द माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, या फिर जो भी हमारे यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस के लिए काम होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए उनको माइक्रो लोन दिया जाता है। तो देखिए ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश जो है ये वन ऑफ द मोस्ट या वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज है, जो एक पहुंचा गरीब, बिल्कुल जो बिल्कुल एकदम डाउन लेवल पे है, बॉटम पे है, उन लोगों तक पहुंचा, उनकी जो क्रेडिट नीड्स है उसको पहचाना और रीजनेबल रेट्स पे उन लोगों को लोन अवेलेबल करवाया। अब ये 1970s में स्टार्ट हुआ था एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट, एक छोटा सा प्रोजेक्ट था ये। तो ये स्टार्ट हुआ था एंड अभी तो 6 मिलियन बोरोवर्स, करीब 60 लाख लोग जो हैं 40,000 विलेजेस में, वो जो बांग्लादेश में है, मेनली देखिए हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहां पर ये जो प्रोजेक्ट है ये काम कर रहा है। और ज्यादातर जो बोरोवर्स हैं वो कौन है, यानी जो ज्यादातर लोन लेती है वो वेमेन है, और ये सबसे पुअरेस्ट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में आती है, मतलब सबसे गरीब लेवल पे आती है। ये जो बोरोवर्स हैं दे हैव प्रूव्ड दैट नॉट ओनली आर पुअर वुमेन रिलायबल बोरोवर्स, ये जो बोरोवर्स हैं इन्होंने प्रूव किया कि खाली जो पुअर वुमेन है, जो रिलायबल बोरोवर्स हैं, बट दे कैन स्टार्ट, मतलब वो खाली बोरोवर्स नहीं है, जो वुमेन लोन ले रही है खाली मतलब वो लोन ही नहीं लेंगी, वो अपना भी बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, अपना एक बहुत सारे स्मॉल छोटी सी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज है, जैसे पापड़ बनाना, अचार बनाना, और इस तरीके की जो अलाइड एक्टिविटीज है वो उसको भी सक्सेसफुली रन कर सकती हैं अगर उनको भी छोटा मोटा सा लोन अवेलेबल हो जाए।
तो देखिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ये फाउंडर थे ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के, और इनको इसी इनिशिएटिव के लिए 2006 में 2006 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था फॉर पीस के लिए, नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो मोहम्मद यूनुस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। मोहम्मद यूनुस एक बांग्लादेशी सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, बैंकर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और सिविल सोसाइटी के लीडर हैं। एंड इनको अवार्ड दिया गया था नोबेल पीस प्राइज का फॉर फाउंडिंग द ग्रामीण बैंक एंड पायनियरिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंसिंग। इसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। और ये लोन्स जो होते हैं दे आर गिवन टू द एंटरप्रेन्योर्स, जो बहुत पुअर होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करते हैं एक छोटे से लेवल से, और इतने पुअर होते हैं कि उनको इजीली लोन बैंक्स वगैरह से नहीं मिल पाता। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें आता है कि अब फिर इसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैंने इनके बारे में थोड़ा सा लिखा है। इफ सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देयर वुड बी नो रीजन टू फियर बीइंग पुअर। अगर सोसाइटी को स्ट्रक्चर कर दिया जाए कि आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो गरीब होने का जो डर है माइंड में वो खत्म हो जाएगा। ये मोहम्मद यूनुस ने एक बहुत फेमस बात कही है, बहुत सच बात बोली है। तो ही इज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम बांग्लादेश, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाउंडर ऑफ ग्रामीण रूरल बैंक इन 1976, अगेन important. And he started the microfinancing by giving out a loan of $27 to 42 women in a village in Bangladesh. तो यहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी। फिर नेक्स्ट इसमें आता है, नेक्स्ट इज डेट ट्रैप। अब देखिए हम लोग लोन तो ले लेते हैं, मिल भी जाता है कहीं ना कहीं से, बट एक ट्रैप बन जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है मोस्टली, बट यू नो इन सम केसेस द सिचुएशन बिकम्स द ट्रैप। तो ये वो सिचुएशन होती है जहां पर पर्सन टेक्स अ लोन एंड ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ही इज नॉट एबल टू रिपे हिज लोन। लोन तो लिया था अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अब जब उस लोन को रीपे करना था तो दैट पर्सन डजंट हैव द इनफ मनी टू रीपे द लोन। तो अब क्या किया जाए, अब वो एक नई डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करता है और एक टफ डिसीजन लेता है कि या तो और पैसा उधार लिया जाए, एक फ्रेश लोन लिया जाए, या कुछ पार्ट्स जो अपनी प्रॉपर्टी का अगर कुछ है उसके पास तो वो बेच दिया जाए ताकि अपने लोन को रीपे किया जाए। देखिए दो रास्ते हैं, या तो एक और नया लोन ले लेते हैं ताकि जो पुराना लोन है उसको चुका दिया जाए, उसको रीपे कर दिया जाए, या फिर जो हमारे पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट रखी हुई है, हम उसको बेच के अपने लोन को रीपे कर सकते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन बहुत खतरनाक है, बिकॉज नया लोन लेना भी कोई समझदारी, कोई इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं होगा। और अगर आप पुराना लोन आई मीन अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं तो वो भी आपके उसमें नहीं जाती, आई मीन आपके फेवर में नहीं जाती है। तो अल्टीमेटली सिचुएशन बन जाती है डेट ट्रैप की, यानी आप ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और सिचुएशन आई मीन डिसीजन लेना भी इट बिकम्स वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। ओके, सो यहाँ तक हम लोगों ने इसको क्लियर किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिट फंड्स की। तो देखिए चिट फंड्स क्या होते हैं, अभी मैं आपको इसको काफी डिटेल में बताती हूँ, बट मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर ये क्लू देना चाहती हूँ कि चिट फंड्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 अभी इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने। इनफैक्ट इट हैज बीन पास्ड इन लोकसभा एंड राज्यसभा एज वेल। तो चिट फंड्स जो एक्ट इंडिया में है 1982 का, उसमें कुछ चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ टर्म्स के, कुछ कंडीशंस के। तो वो चेंजेस क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर ऐड कर दूंगी, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। तो सबसे पहले चिट फंड्स क्या होता है, चिट फंड एक सेविंग स्कीम होती है, एक तरीके की सेविंग स्कीम होती है जहां पर कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं पेमेंट्स को इंस्टॉलमेंट्स में ओवर अ डिफाइंड पीरियड। जनरली क्या होता है, कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब मेंबर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो उनको सब्सक्राइबर्स बोलते हैं, और वो लोग अपना कुछ भी सेविंग्स जो उनके पास होती है, जो भी पैसा उनके पास सरप्लस मनी होता है, उसको वो लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और एक प्री डिफाइंड टाइम के लिए कि हम लोग 20 महीने, 18 महीने, 30 महीने, 40 महीने, जनरली ये टाइम पीरियड होता है, मतलब एक साल से ज्यादा का टाइम पीरियड होता है कि हम लोग क्या करेंगे, इस पैसे को इकट्ठा करेंगे और जब भी जिसको जरूरत होगी हम लोग वहां पर इसको मतलब उस पर्सन को दे देंगे। तो ये लोग अपना क्या करते हैं, मंथली इन लोगों का इंस्टॉलमेंट्स, मतलब जो भी होता है कि हम लोग 20,000 का चिट फंड खोल रहे हैं तो 20,000 रुपए 20 मेंबर्स का है तो 20,000 रुपए पर मेंबर जो है मंथली सबमिट करेगा, डिपॉजिट करेगा, और फिर जब जिसको भी जरूरत होगी तो उसको हम लोग दे देंगे। तो
अब यहाँ पर ईच सब्सक्राइबर जो होता है उसको एक प्राइस अमाउंट मिलता है, वो डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, सब लोग डिटरमाइन करते हैं ऑक्शन के थ्रू या टेंडर के थ्रू, डिपेंडिंग करता है किस तरीके का चिट फंड है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, अब देखिए जो भी इसका ओवरऑल अमाउंट होता है, यानी जो फाइनल अमाउंट मिलना होता है, तो उस अमाउंट को पॉट कहते हैं, पीओटी पॉट बोलते हैं। और जो भी पर्सन मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई ये पर्सन जो है वो सबसे पैसा कलेक्ट करेगा, जैसे मान लीजिए अगर 10 मेंबर्स हैं तो 10 मेंबर्स से टाइमली मनी कौन कलेक्ट करेगा, तो जो पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उस पर्सन को फोरमैन बोलते हैं, ठीक है, तो उस पर्सन को फोरमैन बोलते हैं। और इस फोरमैन का एक कमीशन होता है जो अभी इंडिया में एट प्रेजेंट 5% है, मैक्सिमम लिमिट है 5%, से ज्यादा नहीं ये ले सकते हैं, लेकिन अभी उसको चेंज करके 7% कर दिया है। तो फोरमैन वो पर्सन होता है जो रिस्क बियर करता है किस चीज का, पेमेंट कलेक्शन का, क्योंकि अगर पेमेंट इसको नहीं मिलता है, कोई मेंबर ट्रस्ट के साथ ये खुलता है, आई मीन सेविंग स्कीम है, बट अगर कोई मेंबर डिफॉल्ट कर जाता है, वो पेमेंट नहीं करता इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी फोरमैन के ऊपर आती है, तो उसी को फिर मनी जो है वो अपनी तरफ से अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इंडिया में जो चिट फंड है उसकी हिस्ट्री क्या रही है, तो ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, करीब 100 सालों से ज्यादा टाइम से मतलब चिट फंड्स प्रैक्टिस में है। और ये मेनली जो सदर्न रीजन है इंडिया के, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, उन एरियाज में ज्यादा मतलब प्रिवेलेंट है। तो केरला में ज्यादातर है ये। 1930s में करीब 166 जो बैंक्स थे ये चिट फंड्स चला रहे थे केरला में। और इनफैक्ट जो पहला गवर्नमेंट यानी कि स्टेट रन चिट फंड्स है उसको बोलते हैं केरला स्टेट फंड, स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइज बोलते हैं, KSFE। और ये भी 1969 में स्टैब्लिश किया गया था बाय द केरला गवर्नमेंट। तो ये पहला सरकारी चिट फंड एसोसिएशन है। तो ये जो कंपनी है, अब देखिए चिट फंड कंपनीज क्या करती है, ये चिट फंड को मैनेज करती है। अब देखिए जो फोरमैन है, अगर छोटा चिट फंड है, 10 मेंबर्स हैं, 20 मेंबर्स हैं, तो मतलब इंडिविजुअल ही इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा चिट फंड है, थाउजेंड्स में, लैक्स में लोग हैं, तो ऑब्वियसली एक प्रॉपर सेटअप होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इस चीज को, पूरे चिट फंड को मैनेज करती है। तो इनका एक कमीशन होता है। तो जो वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके ऊपर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कलेक्ट द फंड, तो उसको बोलते हैं फोरमैन, ठीक है। तो अब इंडिया में बहुत सारे करीब थाउजेंड्स जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड चिट फंड्स काम कर रहे हैं, जो इनफॉर्मली जैसे फैमिली मेंबर्स में काम कर रहे हैं, आई मीन फ्रेंड्स में, या कोई भी जानकार हम लोगों के एक्विटेंस हैं तो वहां पर ये चिट फंड्स काम कर रहे हैं। लेकिन करीब 10,000 के आसपास जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है और रेगुलेटेड चिट फंड्स हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक का नाम बता देती हूँ, जैसे JN चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड, तो ये भी एक तरीके का चिट फंड कंपनी है। फिर अभी देखिए हमारे यहाँ पर चिट फंड्स क्यों इतने फेमस हुए हैं, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि चिट फंड्स में क्या हुआ, कुछ स्कैम हुए हैं इंडिया में। जैसे आप लोगों ने शायद सहारा का नाम तो सुना होगा, सहारा स्कैम हुआ था, रोज वैली स्कैम हुआ था, शारदा ग्रुप वेस्ट बंगाल, तो ये कुछ स्कैम्स हुए थे। तो लोगों ने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया था कि शायद ये चिट फंड से एक तरीके का सेविंग स्कीम है, बट एक्चुअल में ये चिट फंड्स नहीं थे, ये कुछ अलग ही तरीके की स्कीम चली थी, जो लोगों से क्या करती थी, जो भी मतलब जो नए नए इन्वेस्टर्स होते थे उनसे पैसे कलेक्ट करके पुराने इन्वेस्टर्स को पे कर देते थे। और जब नए इन्वेस्टर्स नहीं पैसा देते थे, या मतलब नहीं कोई नया इन्वेस्टर आ पाता था, नया कोई कस्टमर नहीं आया, तो अल्टीमेटली पुराने लोगों का पैसा नहीं मिल पाता था, तो वहां पर ये चीजें स्कैम में कन्वर्ट हो जाती थी। उसके बाद आता है नेक्स्ट की चिट फंड्स कंट्रोल कौन करता है। तो देखिए दो ही मेन ऑर्गेनाइजेशन हमें लगती है कि शायद ये कंट्रोल करती होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड सेकंड इज द सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है, और RBI तो बैंक रेगुलेटर है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर RBI भी इसको कंट्रोल नहीं करता। RBI मेनली जो कंट्रोलर है वो बैंक्स का और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनको कंट्रोल करता है। और जो सेबी है, सेबी भी रेगुलेट्स करता है जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं। लेकिन जो सेबी एक्ट 1992 है उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि चिट फंड्स जो हैं वो सेबी के कंट्रोल से बाहर है, मतलब सेबी के एक्सक्लूज में आते हैं, सेबी उस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो जब शारदा और रोज वैली ग्रुप का जो मैटर चल रहा था, स्कैम चल रहा था, तब सेबी ने इस मैटर को अपने कंट्रोल में लिया। तो सब लोगों ने उस क्वेश्चन किए, आई मीन दे ऑब्जेक्टेड कि सेबी इसको क्यों अपने कंट्रोल में ले रहा है। तो बाद में फिर सेबी ने इसको क्लियर किया डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद कि नहीं, ये चिट फंड्स जो थे वो नहीं स्कैम थे, कुछ अलग ही टाइप के स्कैम्स थे, तो ये सेबी के कंट्रोल में आते हैं। फिर चिट फंड्स जो है दे आर रेगुलेटेड। देखिए चिट फंड्स जो रेगुलेट किए जाते हैं, ये चिट फंड एक्ट 1982 का मैंने आपको बताया था, उसके थ्रू ये रेगुलेट किए जाते हैं इंडिया में। और इसके लिए जो लॉ में लिखा हुआ है 1982 के एक्ट में जो लिखा हुआ है
वो ये लिखा हुआ है कि जो रजिस्ट्रेशन होगा चिट फंड बिजनेस का, ये रिस्पेक्टिव जो स्टेट्स यानी कि जिस राज्य में ये स्कीम्स चल रही हैं, सेविंग स्कीम्स चल रही हैं, तो वो राज्य की जो गवर्नमेंट से, जो राज्य सरकारें हैं, वो अपने हिसाब से लॉज बना के इन चिट फंड्स को रेगुलेट करेंगी। तो अक्सर क्या होता है, देखिए अब इंडिया में क्या हुआ, जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने तो प्रॉपर लॉज बना के चिट फंड्स को रेगुलेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम आ रही है नदर्न स्टेट्स में, और या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां पर जो है एक वेल स्टैब्लिश फॉर्मेशंस नहीं है, लॉज नहीं है, जिसके थ्रू चिट फंड्स जो है वो स्कैम्स में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। अब देखिए जैसे नेम्स हो गया चिट फंड का, तो चिट फंड को जनरली जो एक्ट में लिखा हुआ है वो क्या क्या नेम्स हैं, चिट बोलते हैं, चिट फंड बोलते हैं, कुरी बोलते हैं। देखिए चिट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, चिट्स के थ्रू मतलब मनी दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 10 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर आ गए किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कि हमें ज्यादा जरूरत है, तो अब कैसे 5 में से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, किसको पहले मिलना चाहिए। तो क्या किया जाता है, यहाँ पर चिट्स बना दी जाती है सारे मेंबर्स के नेम की, और जिनको जरूरत होती है वो लोग जैसे लकी ड्रॉ के थ्रू निकालते हैं, तो एक बॉक्स में से वो अपनी चिट्स निकालते हैं, तो जिसका मतलब नाम आता है पहले तो जनरली उसको मनी प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिर एक ऑक्शन का मेथड भी होता है। ऑक्शन के मेथड में क्या किया जाता है, देखिए जैसे ऑक्शन बिडिंग लगा दी जाती है, बोली लगाई जाती है कि जैसे मान लीजिए अगर 4 लाख का टोटल चिट फंड है, तो किसी ने बोला कि मुझे 3,80,000 दे दीजिए तो मेरा काम हो जाएगा, किसी ने बोला 370 दे दीजिए, किसी ने 350 बोला, किसी ने 320 बोला, किसी ने बोला 3 लाख दे दीजिए। तो जो सबसे कम बिडिंग पे रहेगा, जो सबसे कम अमाउंट की बिडिंग रहेगी, जैसे 3 लाख हमारे केस में, मेरे एग्जांपल में, तो 3 लाख वाला जो बिडर होगा अल्टीमेटली उसको मनी जो है वो प्रोवाइड किया कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब इस तरीके का इसका वर्किंग रहता है। अब ये जो बिल है, जो नया मतलब एक्ट आया है, अमेंडमेंट बिल आया है, इसमें क्या किया, कुछ और टर्म्स भी ऐड कर दी गई, क्योंकि इंडिया में क्या हो रहा था कि अक्सर जो बिजनेस थे, जो कंपनीज थे, वो किसी और नाम से चिट फंड चला रहे थे और बोलते थे हम तो चिट फंड रेगुलेशंस में आते नहीं है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ और टर्म्स भी ऐड कर दी इस एक्ट में, और बोला कि अगर इस नाम से भी कोई बिजनेस चलता है तो वो भी चिट फंड रेगुलेशंस में आ जाएगा। जैसे फ्रेटर्निटी फंड बोला है, रोटेटिंग सेविंग स्कीम्स हैं, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये सारे भी चिट फंड के स्कोप में आ जाते हैं। फिर चिट अमाउंट का नाम चेंज करके ग्रॉस चिट अमाउंट किया है, डिविडेंड का नाम चेंज करके शेयर ऑफ डिस्काउंट किया है, प्राइस अमाउंट का नाम चेंज करके नेट चिट अमाउंट किया है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें कुछ लिमिट्स वगैरह थी, इसमें कुछ ऐसा था कि जब भी मतलब ये चिट्स निकाली जाएंगी तो कम से कम 2 सब्सक्राइबर का फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है। बट इस एक्ट में बोला कि फिजिकली तो पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अगर आप मतलब इसको डिस्क्लोज करते हैं तो भी वो मतलब वैलिड माना जाएगा। फिर 4 मैन की कमीशन जो मैंने आपको बताया था, वो जो ऑर्गेनाइज करता है, पूरा रिस्क उसी के ऊपर बियर होता है, तो 5% मैक्सिमम लिमिट थी, अब उसको 7% कर दिया गया। फिर ये एक्ट जो था ये उन चिट फंड स्कीम्स पे एप्लीकेबल नहीं था जो मतलब 100 रुपए से कम का अमाउंट लेती थी। जैसे मान लीजिए पर मेंबर 100 रुपए लेने हैं, 90 रुपए लेने हैं, लेस देन 100 रुपीज अगर आप ले रहे हैं तो ये एक्ट उन पे काम ही नहीं करता था। अब अगर मान लीजिए 100 मेंबर है तो बहुत बड़ी स्कीम नहीं है, लेकिन अगर लाखों में, हजारों में मेंबर्स जुड़े हुए हैं, तो आपने 90 रुपए ले लिए, आपने 100 रुपीज ले लिए, और पता नहीं कितने पैसे ऐसे आपने इकट्ठे कर लिए और इकट्ठे करके आप निकल दिए। तो इस तरीके का ऐसा इंडिया में हुआ था। और जो शारदा स्कैम था वेस्ट बंगाल का, तो वहां पर भी ऐसा हुआ था। तो अब 100 वाली जो लिमिट थी उसको भी खत्म करके राज्यों को अलाउ कर दिया, गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि आप जो है बेस अमाउंट को डिसाइड करिए कि कितना रखना है, 10 रुपया रखना है, 5 रुपीज रखना है, 20 रुपीज रखना है, आप उतना डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, अब चिट फंड्स के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। सबसे पहला तो 0 इंटरेस्ट रेट होता है, इस पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ता, डॉक्यूमेंटेशंस बहुत ज्यादा नहीं होती, पेपर वर्क नहीं होता है, एक्सेस हो जाता है, फंड आपकी जरूरत के टाइम पे आपको मिल जाता है। ठीक है, और ज्यादा बैंक मतलब आपको ज्यादा इसमें प्रॉब्लम का भी फेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, और इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं, जैसे मतलब बहुत हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट पे ये काम करता है, तो ट्रस्ट होना मेंबर्स पे, सब्सक्राइबर से बहुत जरूरी है। अदरवाइज हो सकता है कि जिसको पहले मनी मिल गया हो वो कुछ टाइम के बाद जो है वो सब्सक्राइब कंट्रीब्यूशन ही देना बंद कर दे, तो फिर सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी, 4 मैन के ऊपर आ जाएगी। फिर जो था, ये प्रैक्टिस पहले बहुत अच्छी थी जब बैंकिंग सिस्टम नहीं हुआ करते थे, फॉर्मलाइज्ड सिस्टम नहीं था। बट अभी तो क्या है, बैंक है, इंस्टीट्यूशन है, रेगुलेटर्स हैं, तो बेटर है कि आप अपना जो पैसा सेव करना है वो आप अपना बैंकिंग एक आइडेंटिफाइड सिस्टम के अंदर करें, अंडर में करें। फिर फाइनेंशियली लिटरेसी वेरी लो है, यानी कि लोग पढ़े लिखे नहीं है, उतना लोगों को फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, इन टर्म्स की नॉलेज नहीं है, तो उनको जो मतलब फूल है, बेवकूफ है, बहुत इजीली बनाया जा सकता है। स्कीम चल रही है कोई और, उनको बोला चिट फंड्स है, तो वो लोग जनरली क्या करते हैं, उस गलत उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम इस लेक्चर को यहीं पर ओवर करते हैं। इसके बाद के जो फर्दर पार्ट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताती हूँ। थैंक यू।